और क्योंकि विकसित भारत की हम बात करते हैं, विजन ऑफ 2047 की बात करते हैं, और उस विजन ऑफ 2047 में प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में प्रधानमंत्री मोदी की कोर टीम का एक बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें मनसुख मांडविया साहब एक है। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी, क्योंकि पहला सत्र है और इस सत्र का आगाज इन्हीं तालियों के साथ हम करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर मनसुख मांडविया साहब, एक यूथ मौजूद है, यूथ आपकी तरफ देखती है, आपके द्वारा किए गए कार्यों को देखती है, और आप अपने कार्यों द्वारा उस यूथ को प्रेरित करते हैं। सबसे पहले तो मैं विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात करना चाहूंगी 2025। किस तरीके से ये यूथ उस विकसित भारत के विजन में अपना योगदान देगा? सबसे पहले तो आपको कुछ अचीव करना है तो पहले गोल तय करना चाहिए, हमें कहाँ पहुँचना है। मोदी जी ने जब देश आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहा था, उस वक्त 15 अगस्त को रेड फोर्ट से कहा कि हम 2047 में देश को डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। जब देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने की बात कही, तब मोदी जी ने साथ में कहा कि भाई हम कैसे डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। आपको जब गोल तय करते हैं और पाथवे तय नहीं करेंगे तो आप गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। मैं उसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो पता चलेगा। मुझे याद है, उस वक्त मैं सेकेंडरी हाई स्कूल में पढ़ता था और सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक नारा दिया था, 21वीं सदी में देश को ले जाना है। तो उन्होंने अच्छा ही सोचा होगा, देश को 21वीं सदी में ले जाना यानी कि विकसित बनाना, डेवलप बनाना, आगे ले जाना। लेकिन नारा तो लग गया, भाषण भी होने लगा, लेकिन पाथवे तय नहीं हुआ, कार्य योजना नहीं बनी। यानी कि आपको दिल्ली से अहमदाबाद बाय ट्रेन जाना है तो आपको ट्रेन में टिकट पहले लेनी पड़ेगी। टिकट लेने के बाद शाम को 9 बजे की ट्रेन है तो 8:50 को पहुंचना पड़ेगा। आपका कोच S5 है तो S5 के सामने 10 मिनट पहले जाके खड़े रह जाएंगे, तब जाके आप कोच में बैठ सकेंगे जी। लेकिन वो तो 3 मिनट आएगी, रुकेगी, चली जाएगी। समय तो उसके हिसाब से चला गया, लेकिन ये समय में प्लेटफॉर्म पर हम नहीं पहुंच पाए थे। ऐसा ना हो इसलिए मोदी जी ने कहा कि हम विकसित भारत बनाने के लिए 5 प्रण लेते हैं। एक, डेवलप्ड कंट्री हमारा गोल है। दूसरा कहा कि हम गुलामी की मानसिकता को छोड़ देंगे। तीसरा कहा हम विरासत से प्रेरणा लेंगे। चौथा कहा हम एक संकल्प से आगे बढ़ेंगे। और 5वां कहा कि हम देश के प्रति हमारा कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। ये 25 साल हम लगातार करें तब हम देश को विकसित भारत बना पाएंगे। उसमें युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है? तो जो आपने कहा विकसित भारत यूथ डायलॉग है क्या? सामान्यतः प्रतिवर्ष यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा एक युवा महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें 20-25 हजार देश के युवा इकट्ठा होता है। प्रधानमंत्री जी उसमें कई बार उपस्थित रहते हैं, एक भाषण होता है और कार्यक्रम पूरा होता है। तो मैंने इस बार तय करा कि ऐसा नहीं करना है। मुझे देश के युवाओं को विकसित भारत में भागीदार बनाने के लिए ये अपॉर्चुनिटी को एनकेज करना है। और मैं इस बार यूथ फेस्टिवल को यूथ डायलॉग के लिए के रूप में उपयोग करूंगा। तो क्या करना, मैंने तय करा कि भारत मंडपम में 3000 देश के एक्सीलेंट यूथ को एकत्रित करना है। लेकिन ये यूथ को आइडेंटिफाई कैसे करें? तो मैंने 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक अभी चालू है एक माय भारत प्लेटफॉर्म पर क्विज कंपटीशन ओपन करी है, जिसमें यूथ जाके क्विज में पार्टिसिपेंट करे। एक क्विज में जो सक्सेस रहेंगे, ऐसे युवा एक ऐसे लिखेंगे यही प्लेटफॉर्म पर, और ऐसे का स्टेट लेवल पर प्रेजेंटेशन होगा। और ये प्रेजेंटेशन स्टेट के एमिनेंट प्रोफेसर के सामने होगा। उसमें जो सिलेक्ट होगा, ऐसे 1500 युवा, 1500 युवा और दिल्ली भारत मंडपम में आएंगे। 500 ऐसे युवा जो आज के दिन में यूथ आइकॉन है,
किसी ने आईटी में अच्छा करा हो, सोशल मीडिया में अच्छा करा हो, किसी ने स्टार्टअप करा हो, किसी ने स्पोर्ट्स में अच्छा हो, कोई ना कोई नेशनल लेवल की टैलेंट हो। ऐसे 500 टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे और 1000 जो ट्रेडिशनल यूथ फेस्टिवल डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल से होते होते आते उसमें से आएंगे। ऐसे 3000 युवा भारत मंडपम में 2 दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा और ब्रेनस्टॉर्मिंग जब करे तब उसके साथ नेशनल और इंटरनेशनल नॉट ओनली फॉर यूथ आइकॉन बट व्यक्ति विशेष व्यक्ति हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ऐसे व्यक्ति को बुलाऊं जो व्यक्ति एग्जाम्पल के तौर पे लेना, उसको बुलाना ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने कहा बिल गेट्स आए तो ये एक सेशन में यूथ के लिए इंटरेक्शन करेगा और शेप देगा कि विकसित भारत में हमने 10 क्राइटेरिया तय करा है, उसके ऊपर 10 सेशन में 10 ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटी युवाओं के साथ संवाद करके 12 तारीख को सारे दिन प्रधानमंत्री रहेंगे और प्रधानमंत्री जी के सामने मेरे देश के युवा अपनी बात रखे कि भाई विकसित भारत में हम युवा चाहते हैं कि 2047 जब देश डेवलप कंट्री हो तब हम जिम्मेवार नागरिक के रूप में देश में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते होंगे। तो हमारा सपनों का भारत क्या है, हम कैसे विकसित भारत कैसा चाहते हैं, उसके लिए वो अपना कंट्रीब्यूशन कर पाए। उसके लिए हमने इस बार यूथ फेस्टिवल को विकसित भारत यूथ डायलॉग के रूप में मनाने के लिए तय करा है। दूसरी एक बात मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही और ये जापान में हुआ था। 125 साल पहले जापान में 1-2 फैमिली ही पॉलिटिक्स को कैटर करती थी। तो एक प्रोफेसर को ऐसा लगा कि ऐसे क्यों, मेरे देश के युवाओं को मैं लीडर नहीं बना सकता, और उन्होंने एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने के लिए एकेडमी की स्थापना करी और उसमें से उन्होंने पॉलिटिकल लीडर बनाना तय करा। और मुझे बताते हुए खुशी ये बात की है कि 30-35 साल में जापान के पॉलिटिक्स में ये ही इंस्टीट्यूट से निकले हुए यूथ लीडर देश के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगा। तो मोदी जी ने कहा कि हम देश में ऐसे 1 लाख यूथ लीडर तैयार करेंगे जिसका कोई बैकग्राउंड, मनसुख मांडविया का बेटा पॉलिटिक्स में आए वो तो आ जाता है, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप में से यहां बैठा है ऐसे कोई यूथ को पॉलिटिक्स में आना है, देश के बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन करना है, असेंबली में आना है, पार्लियामेंट में आना है, मिनिस्टर बनना है, क्या उसकी ख्वाहिश नहीं हो सकती है? क्या उसकी भी ख्वाहिश होनी चाहिए और उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसलिए मोदी जी ने कहा कि मुझे 1 लाख ऐसे यूथ लीडर तैयार करना है। ऐसे कार्यक्रम से ऐसे यूथ लीडर भी तैयार होंगे और देश के युवा विकसित भारत में अपनी राय भी दे पाएंगे, अपना विचार भी व्यक्त कर पाएंगे। इसलिए हमने विकसित भारत यूथ डायलॉग रखा है। और इसी इंस्पिरेशन की बदौलत बिहार में हमने देखा कि राष्ट्रीय लेवल पर किसी खेल का आयोजन हुआ और भारत की बेटी ने चीन को शिकस्त देकर मेडल भारत के नाम भी किया। जाहिर बात है कि ये इंस्पिरेशन न सिर्फ स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से बल्कि महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्रयोग रहा जिसमें हम सक्सेसफुल भी रहे और आप वहां पर खुद भी मौजूद थे। किस तरीके से आने वाले समय में हम इसका एक्सपेंशन और देखेंगे सर? देखो, कोई भी देश को आगे बढ़ना है तो जेंडर इक्विलिटी बहुत आवश्यक होती है। महिलाओं को आप समान तक दे, उसको अपॉर्चुनिटी दे। इसलिए हमने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में भी एक कार्यक्रम चलाया है और एक कार्यक्रम में हमने महिलाओं की लीग भी करवाई है, महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसका ये नतीजा में था और मुझे इतना गर्व हुआ, इतना खुशी हुई जिस तरह से हमारी वुमेन एथलीट खेल रही थी हॉकी और चाइना की टीम और इंडिया की टीम में बैठा था और इतना शानदार खेली। हमने वुमेन हॉकी एशिया कप को जीत लिया, तो मुझे बहुत प्राउड हुआ और मैंने उस वक्त ही कहा कि भाई बिहार जैसे स्टेट को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मैंने कहा कि 2025 का खेलो इंडिया गेम्स वो बिहार में करी जाएगी और बिहार में अगले मार्च महीने में सारे देश से खेलो इंडिया के यूथ
तकरीबन 10,000 यूथ सारे देश से बिहार आएंगे और खेलो इंडिया के तहत नेशनल टूर्नामेंट में वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि ये गेम्स बिहार में होगी। और इसी तरीके से कुछ और सितारे जो भारत के नाम और भारत के सिर माथे जुड़ रहे हैं, 2036 ओलंपिक के लिए भी हमने बिड किया है, उसको लेकर किस तरीके की तैयारी है? क्या यह माना जाए कि 2036 में भारत खेलो इंडिया इसकी मेजबानी करेगा ओलंपिक की? बहुत सही बात है। जैसा मैंने कहा, विकसित भारत का गोल तय करा, तो विकसित भारत केवल नॉट ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बट हॉलिस्टिक अप्रोच से देश को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं। जब कोविड क्राइसिस चलती थी, एट द टाइम माई सेल्फ वॉज हेल्थ मिनिस्टर और आप सब लोग लॉकडाउन में थे। मैं 24/7 एक वॉर रूम चालू करके काम कर रहा था। उस वक्त बाकी मंत्री और हम सब लोग क्या कर रहे थे? तो उस वक्त मोदी जी ने हम सब लोगों को काम दिया था और दिन में 4-5 घंटा यही कंसल्टेशन में लगे थे कि हम 25 साल का रोड मैप तय करें देश के डेवलपमेंट के लिए। उस वक्त एक स्पोर्ट्स में भी गोल तय हुआ कि भाई 2047 में हम देश को स्पोर्ट्स सेक्टर में कहाँ ले जाएंगे। और दोस्तों, ऐसी जब बड़ी स्पोर्ट्स होती है, बड़ी गेम्स होती है, उसके बाद कोरिया में ओलंपिक हुआ, कोरिया बदल गया, उसकी इकोनॉमी बदल गई और कोरिया एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में लोग उसको देखने लगे। हम विकसित भारत में हमारी स्पोर्ट्स भी विकसित हो, उसके लिए हमने तय करा है कि 2047 में मेडल टैली के हिसाब से हम तय करें तो 1 से 5 क्रम में इंडिया स्पोर्ट्स में होना चाहिए। एक गोल तो तय कर लिया, लेकिन वहां पहुंचने के लिए गोल का दूसरा बीच वाला पड़ाव तय करा। 2036 का ओलंपिक्स इंडिया में आए, उसके लिए हमें प्लानिंग करना है। ऑलरेडी लेटर ऑफ इंटेंट भारत ने इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल को दे दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सारे देश में स्पोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए चालू हो चुका है और कंसल्टेशन भी चालू हो चुका है। उसके अलावा देश में मेडल टैली में हमारा क्रम बढ़े, उसके लिए भी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट्स गवर्नेंस दो साइड में बहुत गति से काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। मेरा पक्का विश्वास है कि 2036 में हम जब ओलंपिक इंडिया में आयोजित करेंगे तब हम 1 से 10 में आना है स्पोर्ट्स में और 2047 में 1 से 5 में आना है। उसको ध्यान में रखते हुए ऑल टाइप ऑफ मैनेजमेंट और व्यवस्थाएं खड़ी की जा रही है। बिल्कुल, वी कैन ओनली इमेजिन। और सबसे पहले तो आपकी सोच और आपकी विजन के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि यूथ का इन्वॉल्वमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है और जिस तरीके से एक खाका तैयार मोदी सरकार ने किया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात को लेकर मनसुख साहब चर्चा होती है कि पॉलिटिक्स में खास तौर पर कि ये सरकार रोजगार नहीं देती। मैं चाहूंगी कि आज इस मंच से आप ये बताएं कि कैसे रोजगार सृजन के अवसर मोदी सरकार ने पैदा किए और स्वरोजगार भी उसी रोजगार का हिस्सा है जिसको शायद विपक्ष अनदेखा करता है, जिसमें स्टार्टअप से लेके बहुत सारी मुहिम आपने जोड़ी जिसमें स्वरोजगार के तहत ही लोगों को और रोजगार मिल पाए। अब देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपने राइज करा है। यहाँ मैं देखता हूँ मोटी संख्या में यूथ है और रोजगारी एक महत्वपूर्ण हमेशा विषय रहता है। तो देश में रोजगार सर्जन कब होता है? जब देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तो देश में रोजगार सर्जन होना स्वाभाविक है। वर्तमान समय में कोविड के बाद यूरोप में डेवलपमेंट ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ 1 to 2% है, अमेरिका में 3-4% है, चाइना में 4% से नीचे है। ऐसी स्थिति में इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ 8% एबव है। जब देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तो स्वाभाविक तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करता है, स्वाभाविक तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करता है, स्वाभाविक तौर पर देश में सर्विस सेक्टर ग्रो करता है। ये सब ग्रो करता है तब देश की इकोनॉमी 8% रेट से ग्रो करती है। जब इकोनॉमी ग्रो होती है यानी कि संपत्ति का सर्जन तब होता है जब लोगों को काम मिलता है।
या तो ये ऑटो मोड है, जैसा इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसा आपके यहाँ रोजगारी का सर्जन ज्यादा होगा। रोजगारी का सर्जन हो रहा है, उसका मतलब ये है कि ये देश में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है। उसको मैं दूसरी तरह से आपको बताऊं तो जब 2014 में हमारी सरकार बनी उस वक्त देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% था, वो आज कम होके 3.2% हुआ। जो लोग हर दिन ट्वीट करते हैं, हर दिन उठ के ट्वीट करता है अनएम्प्लॉयमेंट की, उसको मेरा एक क्वेश्चन है कि पहले क्या स्थिति थी, आज क्या है। मैं नहीं कहता हूं, ट्रेम के डेटा, रिजर्व बैंक के डेटा आज से नहीं निकलता है, वो तो सालों से निकलता है। यूपीए की गवर्नमेंट थी तब भी निकलता था, उसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी निकलता था, और आज भी निकलता है। तो ये बताते हैं कि पहले 2004-5 से 10-15 एक दशक में 10 साल में 6.5 करोड़ जॉब एम्प्लॉयमेंट का निर्माण हुआ था। ये ही रिजर्व बैंक ने इस साल का डेटा दिया जी। तो उन्होंने कहा कि 10 साल में 17 करोड़ जॉब निर्माण हुई। ये तो मैं नहीं कहता हूं, रिजर्व बैंक और जिसको दुनिया मानती है, क्लेम का डेटा को दुनिया मानती है। दूसरा, ईपीएफओ, मैं लेबर मिनिस्टर हूं तो ईपीएफओ मेरे अंडर में आता है। ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन यानी कि जो जिसको जॉब मिलती है उसका रजिस्ट्रेशन ईपीएफओ में होता है, आप लोगों का भी होगा। एब्सोल्युटली सर। तो ईपीएफओ में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपका कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। प्रति वर्ष 1 से 1.25 करोड़ लोग नई जॉब में जुड़ रहे हैं, केवल ईपीएफओ में। इनफॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फॉर्मल जॉब की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, ईपीएफओ की केवल बात कर रहा हूं। ये बता रहा है सारा फिगर सामने होने के बावजूद भी कई जिस लोगों को पॉलिटिक्स करना है उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन देश और देश के हमारा काम है। आपने 2 घटना देखी होगी। कोविड के दरमियान सारे देश में ओपोजिशन पार्टी वालों ने दंगल मचाई थी। पहले कहते थे कि वैक्सीन कब लाएंगे, फिर वैक्सीन आया तो कि कब लगाएंगे, तो कि वैक्सीन अच्छी नहीं है, अच्छी होती तो मोदी क्यों नहीं लगाता। तो फिर मोदी की बारी आई, तब मोदी ने लगाया तो कि अभी देश को लगाना है, मोदी ने क्यों लगा लिया। जिसको क्वेश्चन ही खड़ा करना है वो कहाँ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है मानवे साहब कि सारे सिलेक्टिव अप्रोच से इतर हटके फैक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए, और आज आपने समय दिया इस मंच पर विजन ऑफ 2047 को लेकर बहुत क्लैरिटी के साथ कुछ मुद्दों पर आपने पूरे आपके डिपार्टमेंट और आपके विभाग को लेकर जानकारी दी कि वो कैसे काम कर रहा है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट सर, और उम्मीद करते हैं कि इस विजन ऑफ 2047 को देखने के लिए हम सब आपके साथ इसी तरीके से जुड़ते चलें। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से जोरदार तालियां मनसुख मांडविया जी के लिए हमारे साथ मंच पर मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच सर।